नमस्कार, स्वागत एक बार फिर सभी का सक्षम अकादमी में। और काफ़ी समय के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इसी सेशन की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और ये जो क्वेश्चन है जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनमें आज टारगेट टेस्ट था मिडिवल हिस्ट्री का, तो वो 50 से आगे के प्रश्न हैं, 100 तक हम देखेंगे इस सेशन में। बाकी के बचे हुए किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं या हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नए प्रश्न होने वाले हैं, तो दोनों के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा रखा हुआ है। चलिए, तो पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आपका जो टारगेट टेस्ट है इसमें 51 से ये स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक हो गया? चलो, तो पहले की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जाटों ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो अकबर के मकबरे को अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा? सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसके संबंध में अगर थोड़ा सा हम इसको समझें तो दो चीजें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। दो चीजें आती हैं पेपर में, एक तो अकबर के मकबरे को लूटा गया, और इसी अकबर के मकबरे में लूटने के बाद इसकी जो हड्डियां थी, ठीक, यानी इसकी जो अकबर की जो हड्डियां थी उन्हें कब्र से निकालकर उनको क्या कर दिया गया? जला दिया गया था इसी समय पर। यह भी ध्यान रखना। ठीक, ये जो विद्रोह है अगर हम कहें तो ये हड्डियों को जलाने की बात कौन करता है? तो मनुची, ठीक, जो इतिहासकार है मनुची, उसके द्वारा ये कहा गया है कि अकबर के मकबरे पर हमला हुआ और अकबर के जो हड्डियां थी उसे निकालकर जला दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं तो भाई औरंगजेब क्यों आंसर हो जाएगा, क्यों ऐसा हुआ था? तो इस समय जो ये मकबर जलाने का जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है कहां पर? यहां पर जाटों का विद्रोह। ठीक, अकबर के शासनकाल में ही उत्तर भारत में पहला ये विद्रोह हुआ था, और जाटों का जो ये विद्रोह है इसी के समय पर हुआ था। उत्तर भारत का पहला विद्रोह जो औरंगजेब के शासनकाल में होगा, कौन था? तो जब जाटों का विद्रोह होता है इनकी धार्मिक नीति के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि औरंगजेब में हम पढ़ चुके हैं कि 1665 ईस्वी में जब औरंगजेब क्या करेगा, यहां पर एक फरमान जारी कर देगा कि हिंदू मंदिर जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ दिया जाए। ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब कर देता है तो इसी समय सब लोग जो है धार्मिक नीति के कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरोध में ये सारे के सारे विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि उसका बेटा खुद शहजादा अकबर भी अपने पिता की इस धार्मिक नीति के विरोध में क्या करेगा? यहां पर विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह करेंगे तो जाटों ने यहां पर विद्रोह कर दिया था जिसको दबाने के लिए, ठीक है, कई सारे, जैसे अगर हम कहें तो इसे दबाने के लिए सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो गोकुल। यहां से नेतृत्व किया था जाटों का गोकुल ने। लेकिन औरंगजेब के जो फौजदार हुआ करते थे मथुरा में ये फौजदार हुआ करते थे, तो इन फौजदारों ने किसकी हत्या कर दी? गोकुल की हत्या कर दी। गोकुल के बाद जो है राजा राम, ठीक है, राजा राम ने इस जाटों के इस जो विद्रोह था, इसके अभियान था जो, इसका नेतृत्व संभाला राजा राम ने। और कहा जाता है कि इसी राजा राम ने ही क्या किया था, यहां पर जब विद्रोह किया तो अकबर का जो मकबरा था, ठीक है, तो सिकंदरा में, तो यहां पर जाकर अकबर के मकबरे में लूटपाट भी की, इसकी हड्डियों को निकाला, उसको जला दिया, जिस प्रकार से औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तुड़वाया था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक नीति के बारे में हमें यह देखने को मिलता है कि धार्मिक नीति ने किस प्रकार से दोनों में यहां पर ये विद्रोह यहां पर करा दिया। राजा राम को पकड़कर भाई इसको भी मार दिया जाता है। इसी के बाद इसके भतीजे ने, जिसका नाम आता है चूड़ामन, ठीक, तो इसी ने इस विद्रोह को क्या किया था, फिर से कमान संभाली चूड़ामन ने। और जब कमान संभाली तो आने वाले समय में जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई 1707 ईस्वी तक लगातार ये धीरे धीरे करके चलता रहा। और इसी में आपने पढ़ा भी है कि इसी समय भरतपुर वंश की, ठीक, भरतपुर वंश की स्थापना भी चूड़ामन ने इसी समय की थी, किसके? औरंगजेब के शासनकाल में की थी। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, तो आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? सी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहां पर सही सुमेलित है? आपने बताना है कि कौन सा जो है यहां पर क्या होने वाला है, सही सुमेलित यहां पर है। तो सही सुमेलित बताना है, आप थोड़ा सा पढ़िए कौन से क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक हो गया? चलिए आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि बीवी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में कराया गया था। ठीक, तो पहले अगर एक एक ऑप्शन करके इनको लेकर चलें तो बीवी के मकबरे का जो निर्माण है औरंगाबाद में किया था। और किसने किया था भाई? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण किया था औरंगाबाद में। और भाई खासियत क्या है कि इसने अपनी जो पत्नी थी, कौन? जो इसकी पत्नी का नाम, ठीक है, तो दौरानी, ठीक, रजिया दौरानी, इसकी कब्र पर जो है औरंगाबाद में क्या औरंगजेब ने क्या किया था? बीवी के मकबरा बनाया था। क्यों बनाया था? तो इसी को ही ध्यान रखना। दो चीजें यहां पर थोड़ा सा पेपर में बनती हैं, इसको ध्यान रखना। किसको देखकर अगर देखें तो ताजमहल को देखकर इसने बनाया था। दो चीजें यहां पर रिलेट करने, कभी कभी
पेपर में प्रश्न बन जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो ये है कि भाई ताजमहल का पूर्वगामी और हंसी वाली नकल। तो ताजमहल का पूर्वगामी अगर कहें कि जिसे देखकर बनाया था, तो ध्यान रखना हुमायूं का मकबरा। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी उससे इंस्पिरेशन लेकर ये बनाया गया था, ठीक। और अगर हम हंसी वाली नकल कहें तो इसी औरंगाबाद में जो बीवी का मकबरा है, इसी बीवी के मकबरे को ताजमहल की हंसी वाली नकल भी कहा जाता है। क्योंकि हंसी वाली नकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ताजमहल का जैसा बनाना चाह रहा था अपनी वाइफ के लिए भी, लेकिन नहीं बन पाया, चीज़ें नहीं हो पाई सही ढंग से, वो थोड़ा बेढंगा इस तरीके का बन गया, इसलिए हंसी वाली नकल भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। भरतपुर राजवंश की नींव जैसे हमने अभी बताया, ठीक है, इसी विद्रोह के समय गोकुल ने नहीं बल्कि किसने करी थी? चूड़ामन के द्वारा की गई थी। और ये जो गोकुला है, ये जो गोकुल है, इसने उसी समय औरंगजेब के समय जाटों के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था इसके बाद, ठीक है। और औरंगजेब के समय में और जैसे विद्रोह हुए थे, इसी के बेटे के द्वारा शाहजादा अकबर का विद्रोह इसी समय हुआ था, सतनामी का विद्रोह इसी समय हुआ था, सिक्कों का विद्रोह इसी समय हुआ था, किसके? औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन सबसे फेमस जो है हमारे पास कौन सा? जाटों का विद्रोह, जो हमने प्रीवियस इस प्रश्न में हमने देख लिया था। बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था, तो वो शाहजहां के शासनकाल में नहीं बल्कि किसके शासनकाल में हुए थे? औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। औरंगजेब के शासनकाल की अगर बात करें तो औरंगजेब ने जब भाई ये रणनीति अपनाई थी, तो अपनी रणनीति या जो कुशल सैन्य प्रशासन की जो रणनीति है, इस रणनीति के अंतर्गत दक्षिण भारत के पर जो अभियान इसने चलाया था औरंगजेब ने, उस दक्षिण भारत में 3 चीजें आपने याद रखनी है, इनका क्रम भी है। जैसे सबसे पहले बीजापुर को औरंगजेब ने कब मिलाया था भाई? तो 1686 ईस्वी में बीजापुर को मिला दिया गया था मुगल सल्तनत में। हमारे पास अगर बात करें तो 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीत लिया था। और यहीं पर ध्यान रखना 3 दक्षिण भारत के 3 कौन से? मराठा को कब? 1689 में, जब यहां पर संभाजी की जब हत्या कर देता है। और इसी में 1689 में, क्यों? वो आपने पढ़ा होगा, शहजादा अकबर भागकर जाएगा संभाजी के पास, ठीक है, जब विद्रोह करेगा अपने पिता की भांति, ठीक, वो कहानी आप पढ़ चुके होंगे। और अगर आप लोग नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सक्षम अकादमी के जो हमारी ऐप है उस पर जाकर मिडवल हिस्ट्री का कोर्स है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डीप वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप एक बार वहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, तो आप उनको डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। मराठा में 1689 में, तो मराठा को जब संभाजी को हत्या हो जाती है सारी चीज़ों, तो उसी समय मारकर हो जाता है, इन शाहू को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर आ जाते हैं। फिर वो शाहू की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, कि भाई जहांदर शाह के कहने पर फिर हमारे पास कौन सा यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो जाएगा आगे, ठीक है। फिर 1707 ईस्वी में अगर हम देखें तो कई सारे जो खेड़ा का युद्ध है, ठीक है, तो हमारे पास खेड़ा का युद्ध जो आगे होगा, कई सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। तो 1689 में मराठा, 3 चीजें आपने याद रखनी है यहां पर, कौन सा? बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में और मराठा 1689 में। 3 दक्षिण भारत के इसने क्या कर दिया था? अपने साम्राज्य मिला दिया था औरंगजेब के शासनकाल में। अगले की बात करें तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, किसके शासनकाल में? अकबर में नहीं बल्कि फिर जी इसका आंसर भी कौन होने वाला है? औरंगजेब ही होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो हैं, या हिंदू जो हमारे पास सेनापति थे, औरंगजेब के ही शासनकाल में थे, जो कि एक विरोधाभास। औरंगजेब हिंदुओं के प्रति जो है इतना कट्टर था, औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़वा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो किसके? औरंगजेब के शासनकाल में मिलती है। तो भाई अगर वैसे देखें आंसर की अगर बात करें तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तीसरा, सल्तनत काल में मंत्री परिषद कहलाती थी। तो मंत्री परिषद की अगर बात करें तो ऑप्शन की अगर बात करें, बताइए जरा। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? मजलिस ए खलवत, ठीक। मजलिस ए खलवत जो है उस समय सल्तनत काल में मंत्री परिषद कहलाती थी। और यही जहां पर इस मंत्री परिषद की बैठक होती थी वो क्या कहलाता था? यहां पर मजलिस ए खास, ठीक। जहां पर इसकी बैठक की जाती थी, जहां पर बैठक होती थी, उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास कहा जाता था। तो मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत और मंत्री परिषद की जहां बैठक होती थी मजलिस ए खास। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में बरीक ए मुमालिक था, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक सुधारों की बात करें, उनके कुछ अधिकारियों की अगर बात करें तो बरीक ए मुमालिक, तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा बरीक ए मुमालिक की अगर बात करें तो हमारे पास गुप्तचर विभाग का क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर।
सबसे पहले बात करते हैं तो सैन्य विभाग का प्रमुख। सैन्य विभाग के प्रमुख की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। ठीक, हमारे पास सैन्य विभाग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी दीवान ए अर्ज। ठीक है, बनाया किसने था सैन्य विभाग की अगर बात करें तो बलबन के द्वारा बनाया गया था यहाँ पर सैन्य विभाग। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता था, दीवान ए अर्ज। दान विभाग का जो प्रमुख है, तो दान विभाग का प्रमुख अगर देखें तो यहाँ पर कौन सा होता था हमारे पास, सद्र उस सुदूर। ठीक, कौन सा होता था, सद्र उस सुदूर जो है दान विभाग का भी होता था। और यहीं पर धार्मिक जो कार्य होते थे, इन धार्मिक जो कार्य हैं, इन धार्मिक कार्यों का ये भी कौन होता था, यही सद्र उस सुदूर यहाँ पर होता था। फिर अगर हम देखें तो जैसे दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था, तो इसका जो प्रमुख है, ठीक है, यहीं पर कौन सा होता था, आरिज ए मुमालिक। कौन सा होता था, अगर हम इसको देखें तो कौन सा होता था, आरिज ए मुमालिक यहाँ पर हुआ करता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक कार्यों के लिए होता था यहाँ पर। वहीं अगर बात करें गुप्तचर विभाग के प्रमुख के बारे में, तो ये हमने पढ़ लिया कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो है वो कौन होता था, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वहीं अगर बात करें तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला, उसे क्या कहा जाता था, वकील ए दर कहा जाता था। वकील ए दर उसे कहा जाता था जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल यहां पर करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से थे, जैसे अगर हम कहें यहां पर, अगर हम कहें अमीर ए आखुर। ठीक, कौन कौन से होते थे, अमीर ए आखुर जो होता था उस समय का सबसे बड़ा पद कौन होता था, तो अश्वशाला। ठीक है, अगर हम कहें अश्वशाला का प्रमुख उस समय पर होता था। अगर हम कहें अमीर ए तुजूक, ठीक, अमीर ए तुजूक जो होता था, इस समय जो हमारे पास क्या होते थे, उत्सव अधिकारी। उस समय पर हमारे जो उत्सव अधिकारी हुआ करते थे तो ये अमीर ए तुजुक उत्सव अधिकारी हुआ करते थे। अगर हम बात करें अमीर ए हाजिब की, ठीक, कौन होते थे, तो अमीर ए हाजिब जो है उस समय के शिष्टाचार, यानी दरबार में कैसे जाना है, कैसे बातचीत करनी है, तो शिष्टाचार अधिकारी हुआ करते थे। ये पद हुआ करता था अमीर ए हाजिब का। वहीं अगर हम बात करें मुहत्सिब की, मुहत्सिब, ठीक, तो ये जो मुहत्सिब हुआ करते थे आचरण अधिकारी हुआ करते थे, यानी जो लोग थे उनके आचरण के अधिकारियों की यहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी, जो ये भी हुआ करते थे। इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास क्या हुआ करते थे, उस समय के सल्तनत कालीन के जो है पद यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक, जैसे हमारे पास सर ए जानदार हुआ करता था। ठीक है, अगले की अगर बात करें तो सर ए जानदार, ठीक, सर ए जानदार हुआ करता था जो सुल्तान होते थे। कौन होता था, तो जो सुल्तान होते थे उन सुल्तानों के अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता था, अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, उसको क्या कहते थे, सर ए जानदार का पद हुआ करता था। तो ऐसे कई सारे पद थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पद जो यहां पर इस समय लिखे गए। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर सी जो है हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तखराज का संबंध था। दीवान ए मुस्तखराज जो था, इसका संबंध किससे था, बताइए जरा आंसर फटाफट। चलिए आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा, कौन सा, वित्त विभाग, दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग। एक एक करके अगर हम इसके आंसरों की चर्चा करें तो सबसे पहले दीवान ए मुस्तखराज जो एक पद था, अगर कभी याद भी ना रहे ना तो इसको देख लेना। खराज, आपको पता है खराज इस समय का एक महत्वपूर्ण कर हुआ करता था, और खराज किससे, भू राजस्व। ठीक, तो यहां देख लेना खराज, खराज यानी भू राजस्व, और उस समय सबसे ज्यादा पैसा वित्त विभाग में कहां से आता था, भू राजस्व से आता था। ठीक हो गया, तो इसको भी याद रख सकते हो। तो ये वित्त विभाग जो था दीवाने मुस्तखराज, ठीक, किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी के बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्यों बनाया था, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा इस थोड़ा सा लिंक को जोड़ने का अगर प्रयास करें यहाँ पर कि कहाँ से ये सारी चीज़ें हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है इसी के समय में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि परिवर्तित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसीलिए टैक्सेशन की दर को इसने कितना बना दिया था, 50% कर दिया, यानी आधा कर दिया था इसने इस खराज की इस दर को। और जब आधा कर दिया तो पैसा जब ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो पैसा ज़्यादा आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, कुछ आदमियों को रखना पड़ेगा, कुछ विभाग बनाने पड़ेंगे। इसीलिए उस पैसा जब ज़्यादा आया तो पैसा ज़्यादा रखने के लिए उसने एक विभाग ही बना दिया, कौन सा, दीवाने मुस्तखराज यहाँ पर विभाग बना दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कृषि विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा बनाया था, अगर हम कृषि विभाग की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहां पर बनाया गया था दीवान ए कोही।
बनाया गया था यहाँ पर कौन सा, दीवान ए कोही जो है यहाँ पर बनाया गया था, ठीक, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर आपको पता है यहाँ पर इसने सस्ते कृषि ऋणों पर क्या कर दिया था, यहाँ पर सोनदर जो होता था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दे दिया गया किसानों को कि भाई तुम खेती करो ये सारी, हालांकि वो जो है इसकी यहाँ पर नहीं चल पाई, बाद में उसको भी इसने वापस ले लिया। सैन्य की अगर बात करें तो दीवान ए अर्ज, ठीक, देना की बात करें तो दीवान ए अर्ज जो है यहाँ पर सैन्य विभाग बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, यहाँ पर बलबन के द्वारा ये दीवान ए अर्ज बनाया गया था। पेंशन विभाग की अगर बात करें तो पेंशन दीवान ए इम्तिहाक, ठीक, कौन सा था, तो दीवान ए इम्तिहाक जो बनाया था एक पेंशन विभाग, किसके द्वारा बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। एक चीज और ध्यान रखना कि इसी पेंशन विभाग के अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए बदगान, यहाँ पर दीवान ए बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाए गए थे विभाग भी। दासों के लिए, दास जो होते सबसे ज़्यादा गुलाम दास इस समय इस पे हुआ करते थे और उनकी देख रेख के लिए दीवान ए बदगान बना दिया। यहीं पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या बनाया गया था, दारुल शफा, ठीक, क्या बना दिया गया था, दारुल शफा, एक खैराती दवाखाना, ठीक, खैराती दवाखाना जो है इसके द्वारा बना दिया गया था इस समय पर। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। तो भाई और दीवान ए खैरात, ठीक, अगर यहीं पर और कहें तो दीवान ए खैरात, ठीक, दीवान ए खैरात जो है यहाँ पर बनाया गया। एक और बनाया गया था जो मुस्लिम विधवा होती थी, मुस्लिम महिलाएं, इनकी देखरेख के लिए एक विभाग बनाया गया था, कौन सा, दीवान ए खैरात यहाँ पर बना दिया गया था। तो कुछ ऐसे प्रमुख विभाग जो दिल्ली सल्तनत में उस समय यहाँ पर बनाए गए थे। चलिए, किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज विभाग को सर्जित किया था, तो जैसे हम अभी भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि दीवाने अर्ज की अगर बात करें तो किसके द्वारा, बलबन के द्वारा बनाया गया था। और बलबन ने बनाया था तो ये क्या था, हमारे पास एक प्रकार का क्या हुआ करता था, सैन्य विभाग यहाँ पर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो भी अभी हमने देख लिया, कौन सा, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक, क्या बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज, जो क्या हुआ करता था, एक प्रकार का वित्त विभाग जो है या इससे संबंधित हुआ करता था, ठीक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक हमने अभी देख लिया, ठीक, क्या बनाया था, एक तरीके का कृषि विभाग। चलिए अगला प्रश्न, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो संपत्ति का 40% होता था, क्या कहलाता था। अगर हम ये मुसलमानों से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर दो चीजें हमें मिलेंगी इन सारी चीजों में। चलिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले कुछ टैक्सेस के बारे में अगर जान लेते हैं तो सबसे पहले अगर आंसर की चर्चा करें तो मुस्लिमों पर लगने वाला जो है आज भी लगा होता है, ठीक है, कौन सा होता था, जकात। जकात की अगर बात करें तो 1/40 या 40% जो है यहां पर जकात लगता था। बाकी अगर अदर ऑप्शनों की बात करें तो अगर उस्र की बात करें तो उस्र जो है उस समय पर लगने वाला, मुस्लिमों पर लगने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, भूमिकर तो कई सारे थे हमारे पास, लेकिन मुस्लिमों पर लगने वाला जो हमारे पास एक तरीके का भूमिकर होता था उसे क्या कहा जाता था, उस्र कहा जाता था। और कितना लिया जाता था, तो कुल उस उपज का 1/10% जो है मुस्लिमों से लिया जाता था, भूमिकर जिसको उस्र कहते थे। खराज की अगर बात करें तो खराज हमने अभी पढ़ा कि खराज किससे संबंधित हुआ करता था, भू राजस्व से संबंधित हुआ करता था। कितनी इसकी जो एक माप होती थी, कितना होता था, तो ये कुछ शासकों के शासनकाल में 1/5 हुआ करता था, कुछ शासकों के शासनकाल में 1/3 हुआ करता था। लेकिन हमें परीक्षा दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है 1/2 या 50%। और ये ध्यान रखना, ये किसके शासनकाल में, जैसे अभी हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आधी हो जाती है, ठीक, और आगे आने वाले फिर से इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 1/5 भी है, 1/3 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने अलाउद्दीन याद रखना, अलाउद्दीन ने इसको घटाकर 1/2 कर दिया था या 50% कर दिया था। फिर बात करते हैं हम जजिया कर के बारे में। जजिया कर हम पहले ही जानते हैं किस प्रकार का कर है, तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला। किस प्रकार का कर है ये, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। कौन सा, जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर था। तो और लगाया किसने था सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में अटैक किया था भारत के ऊपर जो सिंध पर, तो उस समय जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले। और ध्यान रखना, इसको 5 लोगों को क्या किया गया था, इससे अलग रख दिया गया था, जिसमें बालक, वृद्ध, महिलाएं,
विकलांग और ब्राह्मण, इसको क्या कर दिया था, जजिया कर से अलग कर दिया था। फिर अगर जजिया कर के बारे में और डिटेल में देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको एक टेबल से याद कर लेना, सबसे आसान होता है इसको याद करना। ठीक, सबसे पहले कौन लगाएगा भारत में, कासिम लगाएगा, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं था। जैसे ही आया हमारे पास, ठीक है, कि भाई ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर लगाएगा कौन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया, ब्राह्मणों पर लगाया गया। फिर हम कहते हैं कि इस जजिया कर को समाप्त किसने किया था, खत्म किसने किया था, तो 1564 ईस्वी में इसको जजिया कर को समाप्त कौन कर देगा, अकबर समाप्त कर देगा। वापस से पुनः इसको जजिया कर को कौन लगा देगा, तो भाई यहां पर आपको पता है औरंगजेब के द्वारा इसको क्या कर दिया, जजिया कर को फिर से वापस लगा दिया गया। फिर कहीं पर आगे जाकर जहांगीर शाह ने भी इसको समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से समाप्त कौन करेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला जो है जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा, कब, 1720 ईस्वी में जो है इसको समाप्त कर देगा। तो आपने याद करने के लिए जजिया कर बस ये टेबल याद रखनी है, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा यहां से कभी भी बाहर नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो फिलहाल आंसर की बात करें तो हमारा जकात हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, कौन सा कथन है जो यहां पर सत्य नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। चलिए फटाफट फटाफट बताइए कौन सा यहां पर होने वाला है। तो सत्य नहीं है, आपने नहीं है बताना है यहां पर, तो कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम आंसर की अगर बात करते हैं इनमें से, तो सत्य कौन सा नहीं है, तो आंसर जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। एक एक करके आंसरों को देख लेते हैं। सुमेलित नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होते हैं, थोड़ा सा लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन एक प्रश्न से हमें बहुत सारी चीजें याद करने को मिलती हैं। एक चीज से हम काफी जगह एक दूसरे को कनेक्ट करके उस डॉट थ्योरी के अंतर्गत हम चीजों को समझ सकते हैं। आंसर की अगर बात करेंगे भाई यहां पर, तो भाई एकता प्रथा को मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः शुरू किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एकता प्रथा को यहां पर शुरू कर दिया गया था। आप समझते हैं कि एकता प्रथा है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तो एकता प्रथा हुआ करती थी। तो एकता प्रथा की अगर हम बात करें यहां पर शुरुआत, एकता प्रथा की जो शुरुआत है वो करेगा इल्तुतमिश, ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश एकता प्रथा की शुरुआत करेगा इल्तुतमिश। एकता प्रथा होती क्या थी कि उस समय पर सैनिक और सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला जो वेतन होता था, उस वेतन के बदले में उनको क्या दी जाती थी, भूमि दे दी जाती। जैसे आजकल हमें सैलरी मिलती है तो हमें सैलरी के बदले न कर कहीं पर 100 गज का प्लॉट दे दिया जाए, तो उस तरीके की भूमि को एकता भूमि कहा जाता था, और इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। वापस से अगर बात करेंगे तो यहां पर खत्म कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। इससे क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो अलाउद्दीन खिलजी जब इसको समाप्त करेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, फ्री में तो काम नहीं करा सकता। ये क्या दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं। तो जब इसने जमीन को बंद कर दिया कि मैं अब जमीन नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा ये भी आपको समझना है, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि भाई एकता प्रथा समाप्त करेगा तो कौन सा करेगा, खालसा भूमि को कन्वर्ट कर रहा है, और जब खालसा भूमि को कन्वर्ट कर रहा है तो अपनी भूमि क्यों देगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए एकता भूमि जो थी उसको समाप्त कर दिया, वहां से उसे खालसा भूमि में कन्वर्ट। और खालसा भूमि कौन होती थी, केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। उसने सीधे सरकारी भूमि अपने में मिला दिया। और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब एकता प्रथा को समाप्त किया तो इसी के जगह पर क्या कर दिया, नगद वेतन जो इसने बनाया था, नगद वेतन देने की शुरुआत। अब सैनिकों को भाई मैं सैलरी दूंगा, पैसे दूंगा, कैश दूंगा, अब जमीन नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि जमीन को बदल दिया है खालसा भूमि में। कनेक्ट करो, चीजों को कनेक्ट करना सीखो। खत्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और ध्यान रखना जब खिलजी का शासनकाल खत्म हो जाएगा तो पुनः फिरोज शाह तुगलक जो है वापस से फिरोज शाह तुगलक इसको क्या कर देगा, एकता प्रथा को यहां पर क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो आंसर जो है हमारा ये होगा, ये गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था, खारसेल कहा जाता था, बिल्कुल सही है। स्थायी सेना, स्थायी सेना से भी आपको तीन चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस में हमेशा यही कहने का प्रयास करता हूं कि भाई जो पुराने बच्चे, चलो नए जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी में हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुराने जो लोग हैं जिनको काफ़ी समय हो चुका है, कनेक्ट करना सीखो चीज़ों को। ये बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को याद रखो, कनेक्ट करो चीज़ों को। खारसेल कहा जाता था, कैसी सेना है, स्थायी सेना। स्थायी सेना के बारे में हमने तीन लोगों के बारे में पढ़ा है स्थायी सेना में। पहला है हमारे पास कौन सा, इल्तुतमिश। हमने कहा था इसने एक सेना बनाई, ठीक है, स्थायी सेना तो नहीं थी लेकिन हम क्या कह सकते हैं उसको, केंद्रीय सेना, ठीक है। इसने रखने का एक प्लान बनाया, केंद्रीय सेना रखी। इसी के बाद जो है स्थायी सेना की अगर बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को कौन लाया था, बलबन। इसने भी भाई क्योंकि मंगोल हो गए थे आक्रमण,
इस समय भी रखने का प्रयास किया, अपने पास रखने का। हालांकि हम उसको स्थायी सेना नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरीके का एक प्लान इसने रखा, एक केंद्रीय सेना, इस तरीके का कि भाई एक बैकअप सेना रखने का प्लान किया, स्थायी सेना नहीं, लेकिन उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं ना सिनोनियम, पर्यायवाची सब, ठीक है, तो उसी तरीके की थी। लेकिन स्थायी सेना की अगर बात करें, परमानेंट स्थायी सेना, तो फिर कौन आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। हमने पढ़ा नगद वेतन देना, घोड़े दागने की प्रथा, स्थायी सेना, ठीक है, ये सारे किसने? सैनिकों का हुलिया बनाना, ये सारा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो स्थायी सेना से ये तीन आ जाते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, और पूर्ण रूप से जो है यानी उसको फेमस करेगा, उस कॉन्सेप्ट को लागू कर देगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक हो गया। और जब अलाउद्दीन खिलजी करेगा तो इस स्थायी सेना को ही क्या कहा जाता था? फिर खारसेल कहा जाता था। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सेना के वर्गीकरण के दशमलव प्रणाली पर था। बिल्कुल, आपने अगर पढ़ा होगा दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली के अंतर्गत अगर देखें तो हमारे पास कौन सा आता है दशमलव प्रणाली के अंतर्गत? आपने पढ़ा होगा एक सिपाही सालार बराबर 10 खारवेल बराबर एक सिपाही सालार, ठीक है भाई, ये होगा मलिक होते थे उस समय, एक मलिक बराबर, ठीक है, एक अमीर बराबर या 10 अमीर बराबर एक मलिक, ठीक है, इस तरीके से होते थे। और लास्ट में अगर हम देखें तो कौन से होते थे वहां पर? खान। ठीक, और इस मंगोल प्रणाली जो दशमलव प्रणाली थी, इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? खान। और खान के बाद कोई नहीं होता था, खान के बाद सीधा कौन होता था? सुल्तान होता था, यानी राजा जो होता था वो होता था उस समय पर। ठीक हो गया। चलिए, तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहलाती थी। बिल्कुल सही, ये मुक्ताई जो है उस समय की कर निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली होती थी, जिसको मुक्ताई कहा जाता था। और इसी मुक्ताई को बांटने के लिए कौन सी प्रणाली होती थी? तो बंटाई प्रणाली होती थी। इसको ध्यान रखना। कौन सी प्रणाली होती थी? बंटाई प्रणाली होती थी, इसको ध्यान रखना। और ये बंटाई प्रणाली भी 3 भागों में होती थी, इस बात को ध्यान रखना। बंटाई प्रणाली 3 भागों में बटी होती थी। कौन कौन सी होती थी? तो भाई सबसे पहले होती थी खेत बंटाई, लंक बंटाई और रास बंटाई। ठीक, तो 3 भागों में ये होता था, खेत बंटाई, लंक बंटाई और रास बंटाई, इस चीजों में इसको होता था। फिर यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की इसी मुक्ताई से संबंधित अगर देखें दिल्ली सल्तनत में, तो मसाहत, ठीक, मसाहत पद्धति जो है ये भी किसने शुरू करी थी? कर निर्धारण करने की एक पद्धति, मसाहत पद्धति, ये भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसी पद्धति के अंतर्गत आती थी और इसे ही क्या कहते थे हम? मुक्ताई भी कहा जाता था, ये बात देखना। और यही बंटाई प्रणाली इसी के अंतर्गत आती थी। बहरहाल आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहां पर हो जाएगा। ठीक, चलिए, भूमि निरीक्षण तथा लगान निर्धारण हेतु मसाहत की शुरुआत, जैसे मैंने अभी कहा कि भूमि निरीक्षण की प्रणाली के साथ साथ अगर हम टैक्सेशन को देखें तो कर निर्धारण की एक पद्धति, कर निर्धारण की एक जो पद्धति थी, जिसकी शुरुआत कौन सी पद्धति? मसाहत पद्धति की शुरुआत तो वो किसने की थी? यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहां पर कर दी गई थी, जैसे हम अभी देख चुके हैं। चलिए, अरबों ने 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में कहें अगर, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में किसके? भारत पर सफल आक्रमण। एक शब्द की अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, आक्रमण नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सफल आक्रमण। इसका मतलब यह नहीं कि पहली बार ही हो रहा है, इससे पहले 636 में, ठीक है, हमारे पास खलीफा उमर, इसके नेतृत्व में भी हो चुका है। फिर 644 की बात करें उस समय भी हो चुका है। इससे पहले की अगर बात करें तो 711 ईस्वी में, ठीक, अबेदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला, इसके नेतृत्व में भी हो चुका है। 711 में ही हमारे पास और भी आक्रमण यहां पर हो चुके हैं, 711 में और भी हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई जैसे बुदेल, ठीक है, क्या था? 711 में बुदेल, इसके नेतृत्व में भी हुआ था, लेकिन ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। और लास्ट में यहां पर 712 ईस्वी में भेजा जाता है किसको? मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर भेज दिया जाता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आएगा, ठीक है, तो सफल आक्रमण करेगा सिंध पर। उस समय दाहिर का शासन हुआ करता था, ठीक, उसको हार देगा। सबसे कोई 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा सा आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीजें, 1-2 प्रश्न जो यहां से और बनते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी ये भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर लगाने वाला पहला, ये भी ये मोहम्मद बिन कासिम ही है। दूसरी चीज ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था आना भारत में प्रवेश? तो मकरान क्षेत्र से स्टार्ट किया था। तीसरे की बात करें तो यहां पर इस समय सिंध की राजधानी कौन हुआ करती थी? तो अरोर, अरोर जो है सिंध की राजधानी हुआ करती थी। और अगर बात करें तो इसी
समय जब दाहिर का शासन था या कासिम ने जब अटैक किया था, तो इस समय कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण में था, किस स्थान पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये प्रश्न बना हुआ है इसमें, ठीक है, यूपीपीसीएस में, ठीक। तो ध्यान रखना, तो निरुन उस समय बौद्ध भिक्षुओं के केंद्र में होता था। अरोर जो है सिंध की राजधानी थी। कहां से शुरू किया था सबसे पहले, तो मकरान से शुरू चलते हुए आए थे, और सबसे पहले भारत पर अगर अटैक की बात करें तो वो कहां पर किया था, देवल पर जो है उस समय अटैक किया था। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक हो गया। चलिए फिर गौरी की अगर बात करें तो गौरी सबसे पहला अटैक करेगा 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ अटैक करेगा। फिर 1176 में उच्च को जीत लेगा, मुल्तान को भी जीत लेगा। आगे जाकर फिर यहाँ पर अहिलवाड़ा का युद्ध करेगा मोहम्मद गौरी 1178-79 में। उस समय भीमदेव द्वितीय हरा देगा, इसकी माँ नायका देवी दोनों मिलकर इसको हरा देंगी। फिर आएगा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा, चंदावर का युद्ध, ठीक है। कई सारे युद्ध जो है बाद में गौरी जो है यहाँ पर लड़ता है। गजनवी की अगर बात करें तो गजनवी ने भाई 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन का बेटा था ये मोहम्मद गजनवी, ठीक। 17 बार आक्रमण करेगा। यमीन उद्दौला की उपाधि धारण करेगा, लगातार युद्ध करेगा, ठीक है। और जयपाल, आनंदपाल, ठीक है, कन्नौज, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, नागरकोट, कांगड़ा, ठीक है। और सबसे फेमस युद्ध गजनवी का कौन सा, सोमनाथ का युद्ध, ठीक। काठियावाड़ का जो भीम देव था भाग जाता है, ठीक, ये भी ध्यान रखना। अल्पतगिन की बात करें तो अल्पतगिन ने इस समय किसकी, गजनवी वंश की स्थापना, गजनवी वंश या यामनी वंश की स्थापना किसने की थी, अल्पतगिन के द्वारा ही यहां पर की गई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो आंसर की अगर बात करें चंदावर का, तो हमारे पास जयचंद, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच क्या हुआ था, 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध यहां पर हुआ था। इस चंदावर के युद्ध में आपको पता ही है, ठीक है, या इससे पहले की अगर बात करें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, तो यहां पर जब पृथ्वीराज धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने जब अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, यहां पर साम्राज्य विस्तार जब करना शुरू कर दिया, जैसे हमने कहा 1178-79 में हार गया। इसके बाद जब रुख बदला तो 79 में पेशावर को जीता, उसके बाद 81-82 में लाहौर की तरफ आया। फिर यहीं पर गजनवी वंश का जो चल रहा है यहाँ पर कौन सा, खुसरो मलिक, उसको भी पराजित किया। चलता रहा आगे की तरफ और पहुंच गया लगभग 1190 के आसपास पहुंच गया। कहाँ पर, तबर हिंद के किले पर। यहां पर एक किला हुआ करता था तबर हिंद का किला। ये तबर हिंद का किला कहां पर है भाई, तो भटिंडा में, भटिंडा पंजाब में। उस समय तबर हिंद का किला जो दिल्ली की बाउंड्री से अलग करता था, आया, जीता इसको और कब्जा कर लिया। उस समय ये क्षेत्र किस पे है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखना बेटा, तृतीय है, इस बात को ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस समय है। इसी को राज पिथौरा के नाम से भी या राय पिथौरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जब ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय पता चला, सेना लेकर गया और इसी में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध, तराइन के पहले युद्ध की अगर बात करें तो 1191 में यहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाएगा, गौरी भाग जाएगा। अगले ही साल तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में गौरी की विजय हो जाती है, चौहान की मृत्यु हो जाती है, ठीक। फिर इसी के बाद 1194 और इस युद्ध में मदद करेगा जयचंद, और 1194 में यहीं पर चंदावर में, यहीं कन्नौज के पास में चंदावर में ये युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद इसको पराजित यहां पर कर लिया जाता है। ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना। बात करते हैं गजनवी और जयपाल के बारे में। गजनवी और जयपाल का जो पहला युद्ध होता है वो होगा हमारे पास 1001 ईस्वी में। जयपाल के विरुद्ध जो है पहला युद्ध होता है गजनवी का, ठीक। इससे पहले सुबुक्तगीन भी हरा चुका है जयपाल को 2 बार, ठीक। और इसी ने, गजनवी ने जयपाल के विरुद्ध ये हुआ। जयपाल की राजधानी उस समय हुआ करती थी वहिंद या उदभांडपुर जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसको नष्ट कर दिया, जयपाल को बंदी बना दिया और बंदी बनाने के बाद राजा जयपाल जब नहीं जीत पाया, नहीं हुआ पाया, तो इसने काफ़ी अमूल्य उपहार दिए, अपने आप को मुक्त करा दिया। और मुक्त कराने के साथ साथ जैसे ही हुआ, इसने जब बहुत खिन्न हो गया अपने आप से कि भाई मैं बार बार हार ही रहा हूँ, इसने क्या कर ली, आत्महत्या। और इतिहास में आत्महत्या करने वाला शासक भी जो दूसरे विरोधियों से परेशान हो जाएगा, ओपोनेंटों से परेशान हो जाएगा और आत्महत्या कर दिया, ऐसा शासक भी पहला कौन मिलेगा, जयपाल ही मिलेगा। ये चीज़ भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए अगले की अगर बात करते हैं, अगले प्रश्न की, ठीक है। तो अगला हमारे पास किस शासक द्वारा सीरी नामक नगर बसाया गया था। ध्यान रखना भाई यहाँ पर,
ठीक, श्रीनगर की अगर बात करें, सीरी के नामक नगर की, तो नगर अगर कभी आएगा, अगर नगर की बात आएगी तो नगर किसने बसाया था? बलबन के द्वारा बसाया गया था। और सीरी का किला अगर कभी आए, यहां पर अगर किला लिखा हुआ है सीरी का किला, तो फिर आंसर हमारा कौन हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो सीरी का जो किला है वो बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहीं पर सीरी का किला बनाया, यहीं पर इसने अलाई दरवाजा भी बनाया था, इसी के द्वारा बनाया गया। और अगर सीरी का नगर आएगा तो नगर फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बलबन यहां पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, वहीं अगर अकबर की बात करें तो यहां पर कौन सा आएगा? अगर बात करें तो कौन सा? बुलंद दरवाजा यहां पर आ जाएगा अकबर के शासनकाल में। कब? 1573 में गुजरात विजय के बाद। 1572 में गुजरात का अभियान करेगा और 73 में बना देगा बुलंद दरवाजा। कहां पर है बुलंद दरवाजा? तो फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर, जो सीकरी का गेट है वहीं पर नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद मतलब बड़ा, ठीक है, उसका हो जाएगा यहां पर। चलो, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आंसर की अगर चर्चा करेंगे तो ऑप्शन सी, बहुत बार आ रखा है पेपर में, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? विरोधों का मिश्रण। और इसी को इतिहासकारों ने पागल अजूबा के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में इसको, ठीक है, पागल अजूबा, ठीक है। अनपढ़ राजा अगर हम देखें तो विरोधों का मिश्रण, पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, ठीक। वो कहानी आपने पढ़ी है, ठीक। 5 योजनाएं चलाएगा, विफल हो जाएगी, ठीक है। फिर कृषि के लिए भी योजना चलाएगा, वो भी विफल हो जाती है। तो काफी सारी चीजें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हो जाती है। चलिए, सुमेलित नहीं है, आपने बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। फटाफट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, ठीक। चलिए, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुर्कान चियतगानी का विनाश जो है इल्तुतमिश ने नहीं किया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक। अगर हम शुरुआत की बात करें, किसने इसको शुरुआत किया था, तो शुरुआत आ जाएगा भाई इल्तुतमिश, ठीक हो गया। तो शुरुआत जो है तुर्कान चियतगानी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। 40 लोगों का दल था, किसने बनाया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और खत्म किसने किया था? बलबन ने। जबकि बलबन उस चालीसा दल का स्वयं भी क्या हुआ करता था? सदस्य हुआ करता था। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक। तो बलबन ने जो है इसको समाप्त कर दिया। चौगन खेलते हुए मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है। 1206 ईस्वी में ये गुलाम वंश की स्थापना करेगा और 1210 ईस्वी में चौगन खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। उलूग खां की उपाधि, बिल्कुल बलबन सही है। किसने? नासरुद्दीन ने, ठीक, इसी को दे दी थी ये उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। इसके बदले में उसको उलूग खां की उपाधि प्रदान कर दी। और तबकात अगर हम देखें तो नायब ए मुमालिकात, तो एक पद था नायब ए मुमालिकात, ठीक। नायब ए मुमालिकात का पद दे दिया था किसने? किसने? नासरुद्दीन ने। किसे? बलबन को। और ध्यान रखना, ये प्रश्न बना हुआ है कि नायब ए मुमालिकात जो नया पद किसने सर्जित किया था? तो वो किया था कैकुबाद ने, इसको सर्जित किया था। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुरसी था। कौन आया? तो जलालुद्दीन खिलजी। इसी कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी उस समय भाई इसका एक जगह पर हुआ करता था, इसको भाई बुलाया कैकुबाद ने, शाइस्ता खां की उपाधि इसको प्रदान करता है, अपना अंग रक्षक इसको बना देता है। और कुछ समय के बाद जब चीज़ें लड़ाई झगड़ा होती हैं, कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, और जब ये झगड़ा होता है, इसी जब 2 गुट बनते हैं, इन्हीं गुटों में अंतिम दौर में जब शासक बनता है जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन कैमुर्स को राजा बनने के बाद 3 महीने के बाद इसकी हत्या कर देता है। वहीं पर एक खिलजी सरदारों का एक दल, ठीक, कैकुबाद को उसी की चद्दर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक देते हैं। कैमुर्स की हत्या हो जाती है और दिल्ली पर गुलाम वंश समाप्त होकर खिलजी वंश की क्या कर देता है? स्थापना यहां पर कर देता है। चलिए अगला, 1329-30 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अगर देखें, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। उस समय चांदी का जो भाव था बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा था, ठीक। और भाई जैसे हम कहते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज जो हम अपने पास रखते हैं, ठीक है, कि भाई आयात निर्यात करने के लिए, तो इसने भी फॉरेन एक्सचेंज जो है अपने पास रख रहा था, फॉरेन रिजर्व अपने पास रख रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। पीतल के सिक्के चलाए लोगों ने, अपने घर में क्या कर दिया? टकसाल खोल दिए, ठीक। यहीं पर अगर हम कहें तो इब्न बतूता अपनी किताब रहुला में लिखता है कि भाई अगर आप उस समय अपने महल से देखा जाता था तो लोगों के घर में कमरे कम और वो टकसालों के जो कमरे हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई देते थे। वापस मांग लिए सारे के सारे सिक्के, ये भी फेल हो गया। वहीं अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश की बात करें तो चांदी का टंका, तांबे का जीतल, इसके द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा?
इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो क्या चला, अद्दा और बिक, ठीक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर अद्दा और बिक 2 सिक्के चलाए गए थे। यहीं पे शंसगनी, ठीक, शंसगनी नाम का 6 जीतल का सिक्का, वो भी किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। चलिए अगला, तैमूर लंग के किसके शासनकाल में, इसको सही कर लेना, ठीक है, शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। आंसर की अगर बात करें तो कौन सा, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। जब भाई आक्रमण करेगा 1398 में, यहीं पर इसकी मदद करेगा तैमूर लंग की, वो करेगा कौन यहाँ पर, खिज्र खां, पंजाब के आसपास का सरदार है खिज्र खां। और खिज्र खां जब किसकी मदद करता है, तैमूर लंग की जब मदद करेगा तो बदले में, ये तो भाग जाएगा, ठीक है, बदले में खिज्र खां को क्या दे देते हैं, लाहौर, अगर हम बात करें लाहौर, मुल्तान, ठीक, और दीपालपुर, इसकी इसकी सूबेदारी जो है किसको प्रदान कर दी जाती है, किसको, खिज्र खां को सौंपता हुआ तैमूर लंग जो है यहां से 1399 में हरिद्वार में भी आक्रमण करेगा। उत्तराखंड में आप पढ़ चुके हैं, और यहीं से ही लड़ता हुआ कश्मीर होता हुआ सीधा वापस अपने देश चला जाएगा। और यही खिज्र खां आगे जाकर, ठीक, किसकी स्थापना कर देगा, यही खिज्र खां सैयद वंश की क्या कर देता है, यहां पर स्थापना कर देता है, कौन, यही खिज्र खां, ठीक हो गया। चलिए अगला, खिलजी ने सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना था। तो तुगलक वंश का जो शासक है ये कौन बना था उस समय पर अगर बात करें तो वो कौन सा था हमारे पास, गाजी मलिक। गाजी मलिक में हमने पढ़ा है कि ये गाजी मलिक, इतिहासकार कहते हैं कि ये सबसे पहले किसके शासनकाल में कुछ लोग कहते हैं कि गाजी मलिक और इसका जो परिवार था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत आए थे, इसके जो पूर्वज थे, और जब आए तो इसी को कहा जाता है कि ये जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के तौर पर ये उसकी सेना में भर्ती हो गया, कौन, गाजी मलिक, ये वही है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, गाजी मलिक। जैसे ही ये जब बना सेनाध्यक्षों में तो कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी की तो हत्या कर दी थी 1296 में, किसने, अलाउद्दीन ने। तो 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने बात करते हैं तो ये भी इसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको क्या कर दिया था, इसको सैनिक के तौर पर अपने पास रखा। और जब सैनिक के तौर पर अपने पास रखा तो यहीं से इसको क्या दे दिया था, रक्षक, सैनिक रक्षा का एक पद, रक्षक का एक पद इसको दे दिया। और कौन से, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब मंगोल आक्रमण होते थे उस समय पर, उसकी सुरक्षा के लिए ये पद दे दिया। और बाद में जब इसकी प्रशंसा से और ज्यादा प्रभावित हो गया तो इसको दीपालपुर का क्या बना दिया था, उस समय दीपालपुर का राज्यपाल भी बना दिया था। ये बात ध्यान रखना, इसी गाजी मलिक को अपने शासनकाल में। धीरे धीरे और चर्चाएं चलती रही, मंगोलों के आक्रमण को इसने दृढ़ता के साथ उस किले का बहुत मजबूती के साथ भाई अपना सैन्य प्रबलता जो थी, सैन्य जो कुशलता थी, उसका प्रमाण दिया था उस समय गाजी मलिक ने। बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, इसीलिए मंगोलों को पराजित करने के लिए, ध्यान रखना, इसको उपाधि भी दे दी गई थी, कौन सी, मलिक उस गाजी, ठीक, मंगोलों से विरुद्ध लड़ने के एवज में इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि इसको उपाधि भी दे दी गई। और इतिहास में मंगोलों को हराने के लिए इसको मलिक उस गाजी की उपाधि भी दी जाती है, किसको, इसी गाजी मलिक को। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए अगला, एक तरफ संस्कृत मुद्दा लेके एक साथ साथ चांदी के सिक्के भी निर्धारित किए थे। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, महमूद गजनबी यहां पर हो जाएगा। जब इसने कौन सा जीता था, 1024 में, जब इसने सोमनाथ का जो मंदिर है, जब इसको जीतने के बाद वापस गया तो इसी ने यहीं पर 1028 में यहां पर दिरहम नाम का एक चांदी का सिक्का जो है अपनी विजय में इसने चलाया था। और जब विजय में इसने चलाया तो उसी समय इसके एक तरफ क्या होता था, संस्कृत भाषा में लिखा मुद्रा लेख होता था, और दूसरी भाषा में कौन सा, अरबी जो है लेख यहां पर हमें मिलता है। मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो जब इसने चलाया था तो भाई यहां पर लक्ष्मी का अंकन, एक तरफ हमें लक्ष्मी तथा घुड़सवार, जो घुड़सवार होते हैं उनका अंकन मिलता था, और दूसरी तरफ जो है देवनागरी लिपि में क्या मिलता है, इसके नाम का भी यहां पर क्या मिलता था, उल्लेख मिलता था मोहम्मद गौरी के शासनकाल में। तीसरे की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी, आपको पता है शेरशाह सूरी ने कई सिक्के चलाए, जैसे चांदी का रुपया चलाया, तांबे का दाम चलाया, ठीक, और सोने की असरफी, ठीक, और क्या चलाई थी, सोने की असरफी भी जो है इसके द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं भाई अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने कौन सा सिक्का, जो इसके फेमस हैं, अकबर ने चांदी का चौकोर आकृति का एक सिक्का चलाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, जलाली सिक्का भी कहते हैं। यहीं पर अकबर के द्वारा असीरगढ़ का जो अभियान हुआ था, इसी असीरगढ़ के अभियान को विजित करने के बाद अकबर ने यहां पर क्या चलाया था
बाज की आकृति के सिक्के इसने चलाए थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें इसी के साथ साथ चांदी के थे, और इसी के साथ साथ एक अन्य सिक्कों पर इसी समय असीरगढ़ के समय अन्य सिक्कों पर हमें, यानी एक पर तो बाज की आकृति मिलती है और अन्य सिक्कों पर अकबर के ही शासनकाल में राम और सीता की जो प्रतिमा है वो भी इन सिक्कों पर अंकित मिलती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक हो गया। चलिए अगला, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के ठीक शासन का निम्न में से कौन सा सही क्रम है, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको पता ही है कौन सा। सबसे पहले संस्थापक लोधी वंश का कौन सा, बहलोल लोधी, फिर आ जाएगा सिकंदर लोधी, फिर आ जाएगा इब्राहिम लोधी। कब से कब तक, तो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहा किसका, लोधी वंश रहा। और यही दिल्ली वंश का, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के वंशों में पांचवा और अंतिम वंश भी कौन था, यही था लोधी वंश। और इसी को हराकर या पराजित करके क्या हुआ था, बाबर ने इसको पराजित कर दिया और यहां पर फिर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और नया एक यहां पर क्या मुगल साम्राज्य क्या हो जाता है, यहां पर शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। चलिए अगला, शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती है, ये हमने अभी देख लिया था, कौन सा था वो, मोहम्मद गौरी, ठीक है, देवी लक्ष्मी की। और यहीं पर क्या होते थे, कुछ घुड़सवार भी होते थे। और दूसरी साइड देवनागरी लिपि में क्या मिलता है, इसके नाम की हमें यहाँ पर चर्चा भी मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अकबर के शासनकाल में अभी हमने बताया जलाली सिक्के जो हैं इसके पे मिलते हैं, बाज की आकृति के सिक्के भी मिलते हैं असीरगढ़ अभियान पर, और साथ ही साथ राम और सीता की प्रतिमा के अंकित जो है यहाँ पर भी मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो अभी बताया, ठीक है, अद्दा और विक जो है इन्होंने चलाया था सिक्के, ससगनी सिक्का भी इसके द्वारा चलाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो हमें कोई ऐसे सिक्के यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक हो गया। चलिए अगला, वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। नहरों की जो शुरुआत है वैसे गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक जाल जो है वो किसने फैलाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फैलाया गया था। और इसी ने कई सारी नहरों का निर्माण किया और इसके साथ साथ 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कर दिया गया था, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध नहर है वो कौन सी हुआ करती थी, यमुना से हिसार तक हुआ करती थी सबसे फेमस नहर। और जब नहर बनाए तो नहर बनाने के साथ साथ इसने टैक्सेशन भी किया। और एक याद रखना, ये हक, ठीक, अगर हम बात करें तो कौन सा, हक ए सर्व, ठीक, ये कभी सर्व लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी ये पूरा लिखा हुआ आता है। हक ए सर्व नाम का क्या चलाया था, एक सिंचाई कर जो है इसके द्वारा भी लगाया गया था, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कौन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। चलो अगले की अगर बात करते हैं, निम्न शासक और उनकी उपाधियों में कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है, ठीक। आंसर की अगर चर्चा करेंगे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी जो है हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन बिल्कुल खिलजी ने बिल्कुल सही है। क्यों है सिकंदर ए सानी, देखो इसीलिए सिकंदर ए सानी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों ली थी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि, क्योंकि क्यों कहा जाता है सिकंदर, क्योंकि ये सिकंदर की तरह ही पूरे विश्व को जीतना चाहता था, ये ध्यान रखना, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इसके साथ साथ इसने अपना एक अलग से धर्म भी चलाना चाहता था, सब कुछ भुला के मुस्लिम सारे धर्म को छोड़कर अपना एक अलग से धर्म चलाना चाहता था भाई, ठीक। और जब नहीं चलाने दिया तो इसी का एक दोस्त हुआ करता था जो दिल्ली का कोतवाल था उस समय पर, ठीक हो गया। और जब कोतवाल था इसी के कहने पर इसने फिलहाल कुछ समय को विश्व विजेता और नए धर्म की नीति को त्याग दिया कुछ समय के लिए, और आगे उसको मौका ही नहीं मिला इस चीज को दोबारा से वापस करने का, ठीक। तो इसलिए सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। उलूग खां नासरुद्दीन महमूद की नहीं थी, बल्कि इसने किसको दी थी, बलबन को दी थी, ये बात ध्यान रखना। और बलबन को दी क्योंकि भाई बलबन ने अपनी बेटी की शादी की थी, नायब ए मुमालिकात का पद इसको दिया था। क्यों, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद, हमने कहा कि भाई टोपी सिलकर क्या करता था, अपनी दिनचर्या चलाता था, इसको प्रशासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। कहते हैं कि भाई बलबन, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलबन ने जहर देकर मार दिया, कुछ कहते हैं आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद अगला शासक फिर कौन बन जाता है, बलबन ही आ जाएगा। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, खिज्र खां ने धारण की थी। और यहीं पर एक चीज और नोटिस करना, यहीं पर दोनों को साथ लिख लो, खिज्र खां, रैयत ए आला, और एक आला की हमारे पास और है हजरत ए आला,
ठीक, यहीं पर एक आला और है, ठीक है, दो आला हैं हमारे पास, कौन कौन सी, हमारे पास रैयत आला खिजर खां और हजरत आला आ जाएगा हमारे पास। अगर कभी हजरत अगर आला आता है तो वो कौन सा हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ठीक, कौन सा हो जाएगा, शेरशाह सूरी। यहीं पर, क्योंकि शेरशाह सूरी के यहीं पर ही जब इसने दक्षिणी जो बिहार था उसके शासक को जब पराजित किया था तो हजरत आला की उपाधि धारण की थी। दो चीजें ध्यान रखना। और लाख बख्श आपको पता ही है किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, इसी को हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसी को पील बख्श भी कहा, जो उपाधि है इसकी, इसी को ही क्या कहा जाता है, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताया, और क्या कहा जाता है, कुरान खां, क्योंकि बचपन में कुरान का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी लय में गाता था, इसलिए कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। सुमेलित नहीं है, आपने बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से, ठीक। चलिए आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। अदर ऑप्शनों की अगर बात करें, इक्ता प्रथा को समाप्त, तो इक्ता प्रथा को समाप्त मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर, अभी हमने जो टेबल पढ़ी, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, बिल्कुल सही है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को दी थी गई थी, और किसने कहा था, अगर हम कहें तो एडवर्ड टॉमस के द्वारा, एडवर्ड टॉमस के द्वारा इसको मनी ऑफ मनियर्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया, या धनवानों का राजकुमार, हिंदी में अगर कहें तो धनवानों का राजकुमार कहा था एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, बिल्कुल सही है। जमियत खाना जो मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाई थी, ध्यान रखना। कहां पर है ये जमियत खाना मस्जिद, तो जो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, कहां पर है ये औलिया का मकबरा, दिल्ली में है, और इसी मकबरे में दिल्ली के पास में जमियत खाना मस्जिद भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाई थी। यहीं पर ही ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हलाई दरवाजा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ध्यान रखना यहीं पर जमियत खाना जो मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, और साथ ही साथ यहीं पर इसने दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला एक दुर्ग बनाया था जिसको क्या कहते हैं हम, 1000 सितुन, ठीक हो गया। यहीं पर 1000 स्तंभों वाला एक बनाया था किला, 1000 सितुन किले का निर्माण भी किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न, ठीक, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पर पाए गए हैं, तो आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, हम्पी यहां पर आंसर हो जाएगा। यानी जो विजयनगर है, हम्पी जो पुराना विजयनगर है, इसी का नया नाम क्या है, यहां पर हम्पी इसका नया नाम है। हम्पी के खंडर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, हम्पी खंडर अगर देखें तो कहां पर हैं, कर्नाटक में स्थित हैं। ध्यान रखना इन हम्पी के खंडरों को सबसे पहले प्रकाश में लाने का जो श्रेय है 8वीं, अगर हम देखें तो भाई हमारे पास 18वीं शताब्दी के पास में यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल मैकेंजी, ठीक। तो सबसे पहले कर्नल मैकेंजी के द्वारा इनको प्रकाश में लाया गया था, 18वीं शताब्दी में, कर्नाटक में है। और अगर देखें तो इसी को हम्पी के जो खंडर हैं इसको यूनेस्को में भी रखा गया है, 1986 में इसको यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए अगला, बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था, तो गोल गुंबद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। यूसुफ आदिल शाह की अगर बात करें तो इसी बीजापुर का जो है संस्थापक किसको माना जाता है, यूसुफ आदिल शाह को भी माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक हो गया। चलिए अगला, किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग क्लास में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे आज, ठीक, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रौढ़ देवराय की अगर बात करें तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, देवराय द्वितीय। कुछ चीजों को थोड़ा सा समझो, चीजों को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। देवराय द्वितीय को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय, और एक उपाधि और है इसकी गजबेटकर और प्रौढ़ देवराय कहा जाता है देवराय द्वितीय को। अब ऑप्शन में मल्लिकार्जुन ने कुछ कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन, मानता हूं बिल्कुल सही है मल्लिकार्जुन, लेकिन बेटा सबसे पहले जो ये शासक जिसने ये उपाधि धारण की है वो है देवराय द्वितीय, और इसी का बेटा था कौन सा, मल्लिकार्जुन, इसी का बेटा है जो आगे जाकर ये वंशानुगत हो गया, ठीक है। यानी पिता ने उपाधि ले ली, पिता ने उपाधि बेटा भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो मल्लिकार्जुन जो इसका बेटा था इसने भी अपने पिता की भांति फिर क्या ली थी, प्रौढ़ देवराय की क्या ली थी, यहां पर उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई पहले तो देवराय द्वितीय ने ले चुका है, ये तो बाद में अपने पिता की उपाधि ले रहा है, तो सबसे पहले प्रौढ़ देवराय यही है देवराय द्वितीय, ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो भाई मल्लिकार्जुन उसके बाद आएगा। हरिहर द्वितीय की बात करें तो हरिहर द्वितीय ने कौन सा, राजाधिराज और राज परमेश्वर, तो राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, हरिहर द्वितीय के द्वारा यहां पर धारण की गई थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे,
आंसर की बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 8 तेलुगु जो कवि थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज के रूप में रहते थे। कृष्णदेवराय के लिए हमने पढ़ा है कि कृष्णदेवराय भाई तुलु वंश से संबंधित हुआ करते थे। इसी कृष्णदेवराय ने बाबर की जो आत्मकथा है तुजूक ए बाबरी, इसमें पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया गया है, यह भी बात ध्यान रखना। इसी समय पर अगर हम देखें तो बाबर ने 7 राज्यों का उल्लेख किया था इसी में, जिसमें से 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे, जिसमें से एक हिंदू राज्य हमारे पास कौन था, विजयनगर भी हुआ करता था उस समय पर। ठीक, फिर अगर बात करें तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसी के समय में तेलुगु भाषा जो कवि थे आमुक्त माल्याद, ठीक, जो आमुक्त माल्याद है तेलुगु भाषा में लिखी गई राजनीतिक विचारों की पुस्तक है। यहीं पर इन्होंने संस्कृत भाषा में एक नाटक भी लिखे, कौन कौन से, जामवती कल्याणम, ठीक, कौन सा लिखा, जामवती कल्याणम और उषा परिणय, ठीक है, उषा परिणय, ये 2 जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन्होंने ही यहाँ पर अगर देखें मंदिरों की बात करें तो कौन कौन से मंदिर बनाए, तो विठल स्वामी मंदिर इन्होंने बनाया, ठीक है, हजारा देवी मंदिर ये भी इन्होंने ही बनाया था। इसी के बाद अगर हम कहें तो यहीं पर एक हासपेट, ठीक है, अपनी बीवी के याद में इन्होंने क्या बनाया था, एक हासपेट भी यहाँ पर एक नगर जो है इनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, किसका, कृष्णदेवराय के द्वारा। ठीक हो गया। चलिए अगला, सरकी शासकों के शासनकाल में निम्न में से किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व की सिराज की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास हो जाएगा कौन सा, जौनपुर। जौनपुर की अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा जौनपुर, पूर्व का सिराज कहा जाता था। सरकी जो शासक है तो नासिरुद्दीन जो महमूद है, इसके शासनकाल में, जिसने तैमूरलंग ने आक्रमण किया था जिसके शासनकाल में, तो यहां पर जब आक्रमण होगा तो यहीं पर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक सरवर। ठीक, मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति होता था और इसने क्या किया, इस मलिक सरवर नाम के व्यक्ति को एक उपाधि प्रदान कर दी, कौन सा, मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान कर दी और इसको भेज दिया जौनपुर में। जौनपुर की स्थापना की अगर बात करें तो जौनपुर शहर की जो स्थापना है किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कर दी गई थी, जब कि मलिक उस सर की उपाधि दी। और यही जब जौनपुर में गया तो ये अपने आप को स्वतंत्र समझने लग गया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी इसने जौनपुर में। और कौन सा वंश चलाया, क्योंकि उपाधि है सर्क, इसीलिए कौन सा वंश चला दिया यहाँ पर, सर्की वंश की जो है इसने यहाँ पर स्थापना कर दी। और उसी समय से जौनपुर को पूर्व के सिराज के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज, ये हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और आंध्र पितामह कहा जाता था, तो वो कौन था हमारे पास, कृष्णदेवराय को जो है आंध्र भोज और आंध्र पितामह भी यहां पर कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य से अलग हुए राज्यों के वंश और उनके इसमें बता तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आंसर की अगर बात करेंगे बाकी सारे सही हैं। गोलकुंडा जो हो जाएगा हमारे पास मलिक अहमद नहीं बल्कि कुली कुतुब शाह। ठीक, हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कुली कुतुब शाह जो है यहाँ पर हो जाएगा कि गोलकुंडा की जो है अगर स्थापना की जब बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कुली कुतुब शाह यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाद किस ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कौन से भाषा में की है, तो तेलुगु भाषा में यहाँ पर की है। यहीं पर अगर बात करें तो कौन से विचारों पर है, या माल्याद जो है किस पर है, राजनीतिक विशेषज्ञों पर, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं या राजनीतिक जो तथ्य होती हैं हमारे पास उनकी विचारधारा उससे संबंधित है। यहीं पर संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में 2 लिखे हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन से, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, फिर यहीं पर उषा परिणय, ये भी यहाँ पर लिखी गई है। संस्कृत भाषा के ही 2 नाटक हैं। यहीं की अगर बात करें तो भाई इन्होंने मंदिरों, हजारा देवी मंदिर जैसे हम पढ़ चुके हैं अभी कि इन सारी नगरों की भी। और ये हॉस्पिट वाला क्वेश्चन अभी आ रखा है, ठीक है, यूटेट का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड में, यहाँ पर आ रखा था कि कौन सा नगर अपनी बीवी की याद में बनाया था, तो हॉस्पिट नगर है, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कभी आए तो नागलपुर, नागलपुर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो अपनी मां की याद में कौन सा बनाया था, नागलपुर शहर बसाया था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, एक बार ही आया हुआ, क्या पता ये ना पूछ ले। तो नागलपुर जो शहर है अपनी मां की याद में बनाया था, और हॉस्पेट जो नगर है वो अपनी बीवी की याद में बनाया था, किसने, कृष्णदेवराय ने। चलिए, सुमेलित नहीं है, कौन कौन सा यहाँ पर जो सुमेलित की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा नहीं है,
तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर अलाई दरवाजा, ठीक, तो अलाई दरवाजा जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, बी हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण क्यों है यहाँ पर किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया था। ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये सारा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई गई थी। दौलताबाद जो है, जो नया जो था वो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों दौलताबाद? क्योंकि आपको पता होगा कि राजधानी जो परिवर्तन है दिल्ली से दौलताबाद कर दी गई थी, एक नया नगर बसाया गया था दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन पढ़ा है हमने, मोहम्मद बिन तुगलक के वो 5 अभियान, उनमें से एक कौन सा? राजधानी परिवर्तन। आगरा नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। आपको पता है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में कर दी थी और इसी को ही 1506 ईस्वी में क्या बना दिया था? आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। किसके शासनकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी परिणति 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना यहां पर कर दी गई थी। अगर हम आंसर की बात करें तो चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए कि किसके शासनकाल में हुई थी। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए आंसर की अगर बात करते हैं तो वहां पर आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले 2 चीजें आपने यहां पर देखनी है। सादा अमीर ये कौन हुआ करते थे? विद्रोह उसी समय क्यों हुआ? कौन कौन से राज्य यहां पर हुए? 2 चीजें यहां से दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिए। सबसे पहले 1347 की अगर बात करें, पहले आंसर की ही बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा है इस समय दिल्ली पर, और इसी समय इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण और जो पश्चिम एरिया है यहाँ के चीज़ों के लिए या यहाँ के राजस्व के लिए एकत्रित के लिए, वहाँ की नियंत्रण व्यवस्था के लिए एक गुट बना रखा है जिसको कहते हैं अमीरान ए सदा। क्या कहा जाता है? अमीरान ए सादा या अमीरान ए सदा उसको कहा जाए। एक गुट था सरदारों का जो राजस्व एकत्रित करता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत पर। इन्होंने एक गुट बनाया और कहा कि भाई ये तो बेकार ही शासक था, क्योंकि सभी कोई मानता तो था नहीं इसे। इन्होंने कहा कि अपना हम एक छोटा सा साम्राज्य यहाँ पर अलग से बना देते हैं। तो इन्होंने गुट बनाया, उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम है इस्माइल मुख। बहुत वृद्ध व्यक्ति था ये इस्माइल मुख, और वृद्ध व्यक्ति था, इसको सबने बना दिया। नासरुद्दीन की उपाधि इसने धारण की और धारण करने के बाद बन गया राजा, ठीक, उस छोटे से प्रांत का, जिसका नाम इन्होंने रखा जो आगे चलकर बहमनी हुआ। लेकिन वृद्ध था तो इसने वृद्ध होने के बाद कहा कि भाई मैं अब ज़्यादा टाइम तक तो कर नहीं पाऊंगा, और इसने अपने मन से ही इन्हीं में से, इन सरदारों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन गंगू, ठीक। और इस हसन गंगू को क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि तुम यहाँ के राजा के तौर पर यहाँ पर बन जाओ। किसे? हसन गंगू को। और हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की? बहमन की उपाधि इसने क्या? बहमन शाह की उपाधि इसने क्या कर दी? धारण कर दी। और जब राजगद्दी पर बैठा तो यहीं पर 1347 ईस्वी में इसने किस साम्राज्य की स्थापना कर दी थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और कौन सी उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन। कौन सी की थी भाई उपाधि? तो अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण की, और इसी नाम से कौन सा? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने? इस हसन गंगू ने, या जिसका नाम क्या है? बहमन शाह। एक चीज और ध्यान रखना, इसी समय आंदोलन हो रहा है, इसी समय विद्रोह हो रहा है, और विद्रोह के समय 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने क्या कर दी थी? यहां पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी। ये 2 नगर उसी समय बड़े हैं। और जैसे अगर बरार की बात करें तो किसकी? बहमनी की बात करें तो बरार से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र था यहां तक ये फैला हुआ था। तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर यानी नीचे की तरफ विजयनगर, अगर हम इसकी बात करें तो इस अगर देखें तो इस तरीके, ये तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, और इसके ये वाला जो क्षेत्र, तो दक्षिणी तरफ से हमारे पास यहाँ पर विजयनगर हमें मिल जाएगा। इधर अगर हम देखें तो कौन सा मिल जाएगा? बहमनी साम्राज्य मिल जाएगा। और इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदी वाला, और यहीं पर था एक क्षेत्र जिसको हुआ करता था रायचूप का दोआब क्षेत्र, जिसके लिए झगड़ा होता रहता था। बहमनी और विजयनगर में झगड़ा चलता ही रहता था। ठीक हो गया। चलिए अगला, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार माना जाता है? तो अलाई दरवाजा जैसे हमने कहा दिल्ली में ही है, और एक इसका जो मुख्य द्वार है कौन सा है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार से होकर हम जाते हैं तो इसका मुख्य द्वार जो है माना जाता है किसका? कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है, अगर आप गए होंगे दिल्ली में कुतुब मीनार में, तो इसी रास्ते से अलाई दरवाजा से ही एंट्री होती है कुतुब मीनार की, जो कहां पर है? दिल्ली में। चलिए, उन पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्री, बिल्कुल सही है। तारीख मुबारक शाही सरहिंदी, ये भी बिल्कुल सही है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज, तो आंसर हमारा अगर डी की बात करें तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा? यहां पर सभी के सभी क्या हैं? यहां पर सारे के सारे सुमेलित हैं।
चलिए अगला, किसे भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो अगर देखें तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हमारा सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो भाई दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो संत थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया ही थे। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा शासकों का शासनकाल देखने वाले वो भी कौन थे? जिसने सबसे ज़्यादा शासकों का शासनकाल देखा था वो भी निजामुद्दीन औलिया ही थे। ठीक, अविवाहित संत, ठीक, जो इन सारे जो संत हुआ करते थे चिश्ती संप्रदाय के या सूफी संप्रदाय में, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाले वो भी यही हैं, निजामुद्दीन औलिया। सलीम चिश्ती आपको पता ही है, अकबर के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं। और चिश्ती संप्रदाय के लास्ट और अंतिम, अगर हम देखें तो अंतिम प्रसिद्ध जो संत हुआ करते थे वो सलीम चिश्ती थे। अकबर के शासनकाल में हमें पता है सलीम, जो कहते हैं कि अकबर को पुत्र प्राप्ति इन्हीं से हुई थी, इन्हीं के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम सलीम भी रख दिया था। शेख सलीम चिश्ती हुआ करता था इनका नाम, तो इसीलिए तो अकबर सलीम को भी किस नाम से प्यार से क्या कहकर बुलाता था? शेखू बाबा कहकर बुलाता था। तो ये सारी चीजें, आंसर बहरहाल हमारा कौन सा हो जाएगा? सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो सिजदा प्रथा को समाप्त करने की अगर बात करें तो शाहजहां ने। सिजदा, ये जो प्रथा है सिजदा और पाबोस, ये सिजदा और जो पाबोस प्रथा है इसकी जो अगर शुरुआत कभी आएगी, ईरानी परंपरा पर आधारित है, तो किसने किया था? बलबन ने। क्यों किया था सिजदा और प्रथा को? बलबन ने क्यों शुरू किया था? सिजदा पाबोस मतलब राजा को आपने जाना है, लेटकर नमस्कार करना है, उसके पैरों को चूमना है, सिजदा पाबोस प्रथा शुरुआत बलबन ने क्यों की थी? क्योंकि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत चलाने वाला पहला व्यक्ति भी बलबन है, इस बात को ध्यान रखना। और जब पहला व्यक्ति है तो उसको मनाने के लिए लोहेम रक्त की नीति चलाई, और लोहेम रक्त की नीति चलाने के अंतर्गत सिजदा पाबोस चला दिया। या तो प्रणाम करो झुक के, पैरों को चूमो, नहीं तो गर्दन अलग, बात खत्म। कैसी नीति? लोहेम रक्त की नीति। तो बलबन चलाएगा और इसको समाप्त करेगा शाहजहां। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब कोई नीति समाप्त होती है तो अपग्रेड होती है, पूर्ण रूप से खत्म कभी नहीं होती। तो इसने, शाहजहां ने ये तो खत्म कर दिया सिजदा पाबोस, लेकिन इसके बदले क्या चलाया? चाहार तस्लीम नाम की इसने यहाँ पर ये परंपरा, ये क्या चला दी? ये प्रथा जो है यहाँ पर चार तस्लीम का, चाहार मतलब चार, तस्लीम मतलब इबादत करना, 4 बार, जैसे इबादत करना, झुककर 4 बार इबादत करना राजा की, तो ये चाहार तस्लीम जो है इसके द्वारा यहाँ पर चला दी गई। ठीक हो गया। चलिए अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों का सही कथन का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा हमारा। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति की थी। ठीक है, इसके आगे क्रॉस लगाते चलेंगे, बिल्कुल गलत है, ये हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को नहीं, मोहम्मद गौरी तो पहले ही मर गया था। ठीक है, अगर हम देखें 1206 में, तो मोहम्मद गौरी ने नहीं, बल्कि इसी के पूर्वज का जो भाई था उस समय, इसी का भतीजा कौन है? महमूद इस समय वहां का शासक है, और 1208 ईस्वी में दास्ता पत्र से मुक्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को महमूद ने, ना कि मोहम्मद गौरी ने। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है। जब ऐबक का शासनकाल था तो लाहौर था, और इसी के बाद आपको पता है ऐबक के बाद कौन आएगा हमारे पास? वैसे आराम से आता है, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश जब आएगा तो इल्तुतमिश ने ही यहाँ पर अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दिल्ली। तो दूसरा सही हो जाएगा। ऐबक ने चांदी के सिक्के तो जहाँ भी आए गलत, ऐबक ने किसी भी प्रकार के कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे, ये ध्यान रखना। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, 2, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, किस इबादत को पर्सी ब्राउन के द्वारा कलात्मक और स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तुर्की सुल्तान का जो महल है यही इसी को कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो चारों के चारों हैं ये कहां पर स्थित हैं? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर हैं चारों के चारों? फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। कब बनी थी फतेहपुर सीकरी? तो 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, और इसी समय राजधानी को 1571 में ही राजधानी को आगरा से कहां पर ले जाया गया था? फतेहपुर सीकरी में इसको ले जाया गया था। ठीक हो गया, ये भी ध्यान रखना। बुलंद दरवाजे की अगर बात करें तो ये बुलंद दरवाजा भी यहीं स्थित है, 1573 में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1572 में गुजरात विजय के अभियान के बाद ही इसने विजित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, और ये बुलंद दरवाजा भी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। दीवान का पूर्ण रूप से दर्जा दिया जाने वाला जो है वो अगर हम कहें तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां जो तुर्बती है हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखाने की प्रथा शुरुआत की, ये बिल्कुल सही है। सिक्कों पर इसने टकसाल का नाम शुरू किया। राजधानी को प्रथम दिल्ली लाने वाला, ये भी बिल्कुल सही है।
अतरकीन का जो दरवाजे का निर्माण इसने किया, तो आंसर हमारा डी जो है यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ध्यान रखना सिक्कों से संबंधित, तो इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले क्या चलाया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है किसके द्वारा, इसी के द्वारा चलाया गया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना, जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारा भाई नोएडा टकसाल से है, ठीक है, कि कौन सी टकसाल से लगते हैं ना, वो भी इसी के द्वारा किया गया था टकसाल पर। इसी के पहला सुल्तान था जिसके सिक्कों ने पाश्चात्य की तरह सिक्कों की इसकी तुलना जो है पाश्चात्य सिक्कों की तरह की है, ये भी ऐसा करने वाला इल्तुतमिश ही था। चांदी का सिक्का चलाने वाला भी पहला कौन था, इल्तुतमिश ही था। टकसाल इसने द्वारा यहाँ पर चलाया गया, ठीक। और अगर हम कहें तो भाई तुलना पाश्चात्य से तुलना की जाती है, ये भी इसी के द्वारा कर दी गई थी। राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाई गई। अतारगिन का दरवाजा भी जो है इसी के द्वारा निर्माण किया गया था। तो कई सारी चीज़ें जो हैं इसके शासनकाल में यहाँ पर हो जाती हैं, किसके, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए अगला, किस व्यक्ति को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों, क्योंकि भाई इल्तुतमिश की अगर बात करें तो वो किसका गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, इसलिए कहते हैं गुलामों का गुलाम। कौन, इल्तुतमिश, ठीक। तो ऐबक की अगर बात करें तो ऐबक किसका गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का। बलबन की अगर बात करें तो ये बलबन किसका हुआ करता था, इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था, ठीक। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो इसीलिए गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इतिहास में इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर भाई 5 वंशों ने यहां पर राज किया। कब से कब तक अगर बात करें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक हो गया। सबसे अगर हम पूछ रहा है हमें सबसे कम की बात करेंगे तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, खिलजी वंश। सबसे कम समय तक वो है खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा। 3 शासक यहां पर होंगे। तुगलक की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वो तुगलक वंश था, जो कब से रहेगा, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक कौन ये रहने वाला है। वहीं लोदियों की अगर बात करें तो 1451 से 1526 तक बाबर जब आक्रमण करेगा। सैयद की बात करें तो 1414 से 1451 तक कौन रहेगा, यहां पर ये रहेगा। खिलजी की बात करें तो हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक। तुगलक की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक हो जाएगा। लोदियों की बात करें तो संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी इसका संस्थापक हो जाएगा। सैयद की अगर बात करें तो सैयद वंश का संस्थापक हमारे पास कौन हो जाएगा, खिज्र खां जो है सैयद वंश का यहां पर संस्थापक हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, किन रचनाओं में से सुमेलित नहीं है, ठीक। अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी यहां पर सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा, तारीख ए मुबारक शाही, वो मुबारक शाह की नहीं है। ध्यान रखें, इसके शासनकाल में जो है इसको लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक हो गया। तो शासनकाल में लिखा है, लिखा किसने है, सर हिंदी के द्वारा, ठीक। सर हिंदी के द्वारा, यानी मुबारक शाह के शासनकाल की हमें जानकारी मिलती है। वहीं बात करते हैं ताज उल मासिर हसन निजामी। हसन निजामी किसका दरबारी कवि था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दरबारी कवि हुआ करता था हसन निजामी, जिसने ताज उल मासिर लिखी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तबकात ए नासरी मिज़ार उस सिराज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमें मिलती है। वहीं बात करते हैं अगर तारीख ए यामनी किसने लिखी है, उतबी ने। और इस उतबी जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी जब भारत पर आया था तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। हालांकि गजनबी के शासनकाल में जो इसके साथ भारत आया था वो कौन था, अल-बरूनी, जो इसके साथ भारत आया था 1018-19 में। किताब उल हिंद जिसने लिखी है, ठीक हो गया, तो इसने लिखी है। खैर, इसके भी हमें भारत की संस्कृति की सबसे ज्यादा जानकारी उसी से मिलती है। लेकिन उतबी दरबारी कवि कौन था, उतबी था जिसने कौन सी लिखी है, तारीख ए यामनी लिखी है, जिसमें हमें गजनबी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, ठीक है। तो अगर महाराणा सांगा की बात करें, इब्राहिम लोदी से इनके बीच में भी हुआ था कौन सा, खतौली का युद्ध जो है यहाँ पर हुआ था 1517-18 में यहाँ पर ये युद्ध होता है। और ध्यान रखना, कई किताबों में थोड़ा सा ये भी है कि दोनों में कोई हार नहीं पाया, कोई जीत नहीं पाया, लेकिन ज़्यादातर किताबों में यही मिलता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो है इस युद्ध में यहाँ पर पराजित कर दिया था। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था, हमने अभी पढ़ा है इससे पहले, कौन सा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्या करेगा, 5 बड़ी नहरों का जो है इसने यहाँ पर निर्माण कर दिया था। और जब 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया तो नहरों के निर्माण के बाद कौन सा, हक ए सर्व नाम का क्या बना दिया, एक सिंचाई कर यहाँ पर लगा दिया गया था। खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोल के विरुद्ध होती हुई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
मंगोलों के विरुद्ध जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पास जफर खां। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हमें पता है अलाउद्दीन खिलजी, लगातार आक्रमण होते रहे, खिलजी ने उसको, अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अच्छे डट के उसका सामना किया, ठीक हो गया। और यहां पर दो लोग हैं, जफर खां, इस समय ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको लिख लेना चाहिए। जफर खां की बात करें तो मंगोलों से लड़ने के लिए उसका एक सेनापति है जिसका नाम है जफर खां, जो लड़ते लड़ते मारा जाएगा मंगोलों में लास्ट में, और बहुत ज्यादा दुख होता है अलाउद्दीन खिलजी को उस समय पर। दूसरे की बात करते हैं, या इसकी बात करें अगर मलिक काफूर, तो मलिक काफूर को ध्यान रखना, दक्षिण भारत पर विजय दिलाने का जो श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को ही जाता है, ध्यान रखना। यानी दक्षिण भारत पर कंट्रोल जो आया, दक्षिण भारत को जो विजित किया अलाउद्दीन ने, वो किसने, मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया था, ध्यान रखना, ठीक। यानी दक्षिण भारत पर कौन जाता था युद्ध करने के लिए, मलिक काफूर। मंगोलों के साथ अगर युद्ध कभी होगा तो कौन नेतृत्व करेगा, जफर खां, ठीक हो गया। और मलिक काफूर आपको पता ही है, गुजरात जब अभियान किया था इन्होंने 1296 में, तो इसी गुजरात अभियान में यहीं पर यही लोग थे, नुसरत खां और ये जफर खां, इन्होंने ही किया था उसका नेतृत्व पहली बार। और जब किया उत्तर भारत पर, तो इसी समय इसको खरीद लिया गया था, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इतिहास में इसको किस नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर बात आती है इन दो के बारे में, ठीक है, कौन कौन सा, नुसरत खां और उलूग खां। फिर आती है इन दो के बारे में, ये दोनों ने गुजरात का भी किया था। और ध्यान रखना, नुसरत खां कब मरा था, कौन से वाले में मरा था, ध्यान रखना। तो यहां पर जब रणथंबोर का अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसी समय नेतृत्व किया था दो लोगों ने, नुसरत खां ने और उलूग खां ने इस समय नेतृत्व किया था, इस बात को ध्यान रखना। और इसी रणथंबोर के अभियान में नुसरत शाह की मृत्यु हो जाती है, प्रश्न भी बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है रणथंबोर के अभियान में, और उलूग खां पराजित हो जाता है। और जब बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद 13,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करेगा रणथंबोर पर, उनके सैनिक को मिला देगा, और मिलाने के बाद यहीं पर ही क्या हो जाएगा, ये सारा समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, एक प्रश्न और भी बनता है यहां से, क्या बनता है कि जो नव मुसलमान, अगर याद होंगे, नव मुसलमान जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में नव मुसलमान बने थे वो मंगोल आक्रमणकारी, इन्होंने ही सपोर्ट किया था इस समय, रणथंबोर के राजा का सपोर्ट किया था, ध्यान रखना। हालांकि हार गए थे, मर गए थे, लेकिन सपोर्ट किया था इस समय अगेंस्ट में, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में, इस बात को ध्यान रखना। तो जफर खां मंगोलों में मारा गया, नुसरत खां रणथंबोर के अभियान में, मलिक काफूर आपको पता है लास्ट में इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है, मुबारक खिलजी इसकी हत्या कर देता है। तो मलिक काफूर दक्षिण भारत पर सारे अभियान मलिक काफूर ने जीते, और उलूग खां हार गया था रणथंबोर के अभियान में। चलो अगला, सही सुमेलित है, ठीक है, तो आपने बताना है सही सुमेलित है। तो यहां पर अगर हम देखें तो द्वैतवाद जो है हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा द्वैतवाद, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद की बात करें तो हमारे पास अद्वैतवाद किसने, शंकराचार्य, ठीक है, हमारे पास अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य ने कैसा, एकेश्वरवाद पर बल दिया था, यानी ईश्वर एक है, ठीक है, हम क्या है, अलग अलग नहीं है, ठीक, सब एक ही है, परमात्मा में ही है। विशिष्ट द्वैतावाद शंकराचार्य नहीं, ये आ जाएगा कौन सी, ये ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, नीचे कौन, रामानुजाचार्य, ऐसे याद रखना। राम हमारे लिए क्या है, विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए राम विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो विशिष्ट द्वैतवाद वो बल्लभाचार्य नहीं है, ठीक है। द्वैतवाद की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, द्वैतवाद, तो वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, निम्बकाचार्य, ठीक हो गया। चलो, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं सुमेलित है तो हमारे पास बारबोसा, ठीक, तो बारबोसा देवराय प्रथम में नहीं है, बारबोसा और दूसरा डोमिंगो पायस, ठीक, बारबोसा और डोमिंगो पायस जो दो व्यक्ति हैं हमारे पास, ये आएंगे किसके शासनकाल में, ये आते हैं हमारे पास कृष्णदेवराय, ये आते हैं हमारे पास कृष्णदेवराय के शासनकाल में, यहाँ पर आएंगे। और देवराय प्रथम की अगर बात करें तो इसी के समय में पहला विदेशी यात्री इसी के शासनकाल में आता है, कौन सा, निकोलो डी कोंडी, ठीक, निकोलो डी कोंटी इसके देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है, और वो कहाँ का था, इटली का था, ध्यान रखना। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में बारबोसा, ये हमारे पास बारबोसा और डोमिंगो पायस, ठीक, निकोलो कोंडी देवराय प्रथम बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और नूनी जो है ये अच्युत राय के शासनकाल में जो है यहाँ पर आता है, यहाँ विजयनगर की यहाँ पर यात्रा ये लोग करते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए अगला, लास्ट प्रश्न इसका, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय गजनी में किसका शासनकाल था, दो चीजें आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखनी है। अभी पूछ रहा है किसका शासनकाल था, आक्रमण के लिए किसका शासनकाल था, तो शासनकाल की अगर बात करें तो शासनकाल किसका होने वाला है, आंसर जो है डी हो जाएगा, कौन सा, पीरितगिन।
शासनकाल पिरितिगीन का चल रहा है, लेकिन अगर तुर्क आक्रमण की बात करें, सबसे पहला प्रथम तुर्क आक्रमण तो वो किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। इससे पहले ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इससे पहले भी हमने चर्चा की है अभी कि जयपाल को 2 बार हराया था सुबुक्तगीन ने इस समय पर। पहली बार में जब हराया था तो 987 ईस्वी में पहली बार युद्ध होता है। इस युद्ध में भी घनघोर बारिश होती है तो जयपाल हार जाता है। फिर 997 ईस्वी में फिर से सुबुक्तगीन आक्रमण करेगा इसके ऊपर। हालांकि इस समय 5 क्षेत्रों का, कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों का? तो ये दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, सिंध, ठीक है, इन वाले क्षेत्रों का, ठीक। तो दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, ठीक, हमारे पास कौन सा, सिंध वाला, इन सब की सहायता लेगा और सहायता लेने के बाद एक संयुक्त सेना भी बनाता है, लेकिन जयपाल उसके बाद भी नहीं जीतता है। तो ध्यान रखना, तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत, और हिंदूशाही शासक उस समय जयपाल है, ठीक हो गया, ये इसको किया था। लेकिन शासनकाल उस समय किसका चल रहा है? पिरितिगीन का। और फिर जयपाल से आगे आपको पता ही 1001 ईस्वी में कौन आक्रमण करेगा? फिर अगला ही, क्योंकि इसी सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुआ करते थे। बड़े बेटा का नाम गजनबी और दूसरे का नाम था इस्माइल, ठीक। और जब भाई गजनबी शासक बनता है, आक्रमण करेगा, और पता ही है आपको 1001 ईस्वी में सीधे राजा जयपाल को बंदी बना देगा और ये क्या कर देगा? आत्महत्या यहां पर कर देगा, ठीक हो गया। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही है। 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के अगले टारगेट में, मॉडर्न हिस्ट्री के। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम होने वाले हैं। ये मत सोचिए कि आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है, एग्जाम नहीं होंगे। आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर से रखिए, जैसे ये हटेगी तुरंत एग्जाम होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई जो है सभी लोग करते रहिए। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।